फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति, अनुसंधान और सिद्धांत के मध्य संबंध, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विषय में बात करने से पहले हमको सबसे पहले सिद्धांत किसे कहते हैं इस पर दृष्टिपात करना चाहिए। तो सामान्य रूप से पर्सी एस कोहेन का ये विचार था कि सिद्धांत निर्माण के लिए हमें 3 क्रम से होकर गुजरना पड़ता है। ये क्रम है कथन, तथ्य और सिद्धांत। तो कथन के लिए एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको देखेंगे कि कथन के लिए यदि हमने ये कहा कि मैंने पेड़ से पत्तों को गिरते देखा, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है। हमने पेड़ से पत्ते को गिरते देखा। दूसरी स्थिति में यदि ये कहा जाए कि बहुत सारे पेड़ों से अनेक पत्ते गिर रहे थे, तो ये कथनों का एक समुच्चय हो गया, कथनों का एक संगठन हो गया, एक से अधिक कथनों का ये समूह है और इसलिए हम इसको तथ्य कहते हैं। लेकिन तीसरी स्थिति में यदि यह कहा जाए कि एक दिन पेड़ से पत्तों को अनिवार्यतः गिरना ही है, आप इसका अंतर समझें। एक दिन पेड़ से पत्तों को अनिवार्यतः गिरना ही है, ये जो एक अनिवार्यता की स्थिति है, एक जो निश्चितता की स्थिति है, यही सिद्धांत निर्माण का उत्तरदायी कारक मानी जाती है। हमारा स्टेटमेंट सिद्धांत नहीं हो सकता, कुछ फैक्ट्स सिद्धांत नहीं हो सकते, लेकिन सिद्धांत होने के लिए जब हम उसमें अनिवार्यता का, निश्चितता का, सार्वभौमिकता का, ये सारे गुणों का जब हम समावेश करते हैं तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। समाज में क्रमबद्धता और व्यवस्था कायम रखने की समस्या समाज विज्ञान का मूल बिंदु है। समाज में कैसे समाज में व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, इसमें प्रगति और परिवर्तन कैसे उत्पन्न हो, इन्हीं प्रश्नों के प्रत्युत्तर में समाज वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया। सिद्धांतों की जो होने की जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी वो थी समाज की व्यवस्था। हमको एक व्यवस्थित, एक सिलसिलेवार, एक क्रमबद्ध समाज चाहिए था जहाँ पे व्यवस्था बनी रहे। मूल विषय वस्तु की जटिलता, गहनता और सूक्ष्मता के कारण समाजशास्त्र में आज भी इसकी निश्चित परिभाषा के बारे में मत वैभिन्न विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसा पार्सन्स का दृढ़ मत है कि समाजशास्त्र में एक ऐसे विशाल परिवेश का सिद्धांत बन सकता है जो संपूर्ण समाज को अपनी कोख में समेट ले। पार्सन्स ने ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी की बात की। उसने कहा कि एक ऐसा विशाल सिद्धांत निर्माण होना चाहिए जिसमें संपूर्ण समाज को अपनी कोख में, उसकी जो परिधि है उसमें समस्त प्रकार के सिद्धांत आ जाए। ऐसे विशाल व्यापक सिद्धांत की बात पार्सन्स करता है। वहीं रॉबर्ट मर्टन इस विचारधारा से बिल्कुल असहमत है। मर्टन का तर्क है कि जितना कार्य आज तक रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान में हुआ है उसका 100वां भाग भी समाजशास्त्र में नहीं हुआ है। सिद्धांत बनाने के लिए बहुत बड़े संचयी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। हाल तक भी समाजशास्त्र इस अवस्था तक नहीं पहुंचा है। मर्टन का अधिक से अधिक आग्रह यह है कि आज हम मध्य स्तरीय सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे सिद्धांत का निर्माण आज भी दूर की बात है जो संपूर्ण समाज को अपने परिवेश में समेट लें। अब यहाँ पर जो मेन ध्यान देने की बात है, हमको ये देखना पड़ेगा कि पार्सन्स जो थे उन्होंने 1949 में ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी की स्थापना की। वो ये सोचते थे कि भाई जहाँ जहाँ तक व्यक्ति है वहाँ वहाँ तक समाज है। तो इसलिए
व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष से समाज रिलेटेड है, तो हम उसके किसी भी पक्ष को छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमें संपूर्णता का अध्ययन करना पड़ेगा, गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मर्टन ने ये कहा, 10 साल के बाद मर्टन का ये आया विचार कि आज अभी हम जो समाजशास्त्र में जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी अनुसंधान कर रहे हैं, वो वास्तव में प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में बहुत ही अल्प है। तो अभी अगर हम देखें, अगर हम सिद्धांत निर्माण की स्थिति में आ भी गए, तो वो कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मध्य अभिसीमा तक के सिद्धांत बना सकते हैं। थोड़े से बहुत शॉर्ट संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे कि मध्य अभिसीमा सिद्धांत से मर्टन का क्या अभिप्राय था। तो यदि हम एक लकीर खींचें और उसके ऊपर एक नीचे से त्रिभुज बनाना शुरू करें, तो मर्टन ये कहता है कि यदि हम नीचे से एक ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे नीचे छोटी छोटी प्राक कल्पनाएं हैं। सिद्धांतों का रूप कैसा है? छोटे छोटे सिंपल हाइपोथेसिस के रूप में है। और इसको हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ाना शुरू किए, तो वास्तव में हम इन उपकल्पनाओं से थोड़ा आगे बढ़ करके केवल मध्य अभिसीमा तक पहुंचे हैं। जबकि पार्सन्स एकदम शीर्षस्थ व्यापक सिद्धांत बनाने की बात करता है कि जो एकदम हम सबसे ऊपर पहुंच गए, सब सर्वोत्कृष्ट स्थान हमने प्राप्त कर लिया और हमने भी एक बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत बना लिया। तो ये अभी ऐसा संभव नहीं है। इसको हम अभी केवल मध्य अभिसीमा तक देखेंगे, ऐसा मर्टन का कहना था। अब होमन्स का तर्क तो यह है कि हाल में समाज में जो कुछ लिखा गया उसे केवल प्रस्ताव मात्र माना जा सकता है। वो कहता है कि अभी बहुत स्टडी की आवश्यकता है और जो कुछ भी है वो एक प्रस्ताव मात्र था। तो सिद्धांत के संदर्भ में एक विचार यह भी है कि सिद्धांत वास्तविकता से बहुत दूर है। आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का यह भी विचार था कि सिद्धांत जो है वो केवल अपनी सैद्धांतिक बातें करते हैं, किसी प्रकार की व्यावहारिकता उसमें नहीं है। क्योंकि उनका कहना था कि एक ओर दंगे फसाद, टूटते परिवार, विस्फोटक जनसंख्या, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी आदि कुछ कटु वास्तविकताएं हैं, तो दूसरी ओर सिद्धांत के वे आदर्श मूल्य जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, किंतु वस्तु स्थिति मात्र इतनी ही नहीं है। उनका यह कहना था कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर मजबूरी है वहां पे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसके पास चोरी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो सिद्धांत तो कुछ कह रहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहार कहता है कि आपकी आवश्यकता बिना चोरी के पूरी नहीं होगी। तो यहां पर ये जो वास्तविकता है उसका एक अलग रूप स्वरूप प्रकट होता है। वस्तुतः प्रत्येक समाजशास्त्रीय सिद्धांत कुछ पूर्वानुमानों को लेकर चलता है और फिर इन दिन प्रतिदिन की घटनाओं को एक निश्चित अनुसंधान विधि के संदर्भ में समझता है। जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं उसके ऊपर भी वो अपनी एक मेथडोलॉजी फिट करता है कि ऐसा अगर है, वही जो हमने कहा कार्य कारण संबंध, ऐसा है तो ऐसा हो रहा है। अतः सिद्धांत जो है उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता, पूर्ण प्रासंगिकता यह है कि ये सामाजिक प्रघटनाओं, हादसों आदि को व्यवस्थित रूप से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। ये अगर कोई घटना समाज में घटित हो गई, सकारात्मक या नकारात्मक, तो उसको व्यवस्थित रूप से देखने का ये अवसर देते हैं। इन सिद्धांतों से सामाजिक घटनाओं की गहरी समझ उत्पन्न होती है। अब जैसे मनुष्य के स्वभाव के विषय में हॉब्स का यह दृष्टिकोण है कि यदि मनुष्य को निरंकुश छोड़ दिया जाए, यदि मनुष्य को खुला छोड़ दिया जाए, तो वह स्वार्थ, शक्ति और लाभ के पीछे मर मिटेगा। और इसी आधार पर हॉब्स ने मानव समाज की एक परिकल्पना प्रस्तावित की कि व्यवस्था उत्पन्न होने से पहले मनुष्य प्राकृतिक दशा में रहा करता था। व्यवस्था उत्पन्न होने से पहले वो प्राकृतिक दशा में रहता था, उस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। अपनी इस मान्यता के आधार पर
हॉब्स ने प्रश्न उठाया कि किस तरह न्यूनतम सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न की जाए और कैसे उसे कायम रखा जाए। ये बहुत बड़ी बात थी कि कैसे कम से कम न्यूनतम सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न की जाए, लेकिन मेन चीज क्या है, उसको कायम कैसे रखा जाए। समाज वैज्ञानिक सिद्धांत अपनी प्रकृति के माध्यम से हॉब्स के इसी बुनियादी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। ये जो हमने पूर्वानुमान एक लगा करके और उसके बाद जो हम सिद्धांत निरूपण की बात करते हैं, सिद्धांत निर्माण की बात करते हैं, सिद्धांत की एक वास्तविक स्थिति की बात करते हैं, उसमें हमको यही देखने को मिलता है कि हमें एक जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष है उसमें हम केवल सिद्धांत के एक पक्ष को कि ये केवल निरंकुश होकर के अपनी बात केवल रख करके शांत हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये अपनी बात रखता ही तब है जब वो व्यावहारिक स्तर पर, जब उसकी जटिलताओं को, गहनताओं को, विषमताओं को समझने की सामर्थ्य, समझने की कला उस सिद्धांत के अंदर अंतर्निहित हो। धन्यवाद।